यूरेथ्रल स्ट्रक्चर, इसे हम इस तरह से डिफाइन करेंगे, ऐसा कोई मैकेनिकल या फिज़िकल ऑब्स्ट्रक्शन यूरेथ्रा में मौजूद हो जिसकी वजह से यूरिन फ्लो में दिक्कत आए या ऑब्स्ट्रक्शन वाक़ हो, वो यूरेथ्रल स्ट्रक्चर कहलाता है। इसको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से क्लासीफाई किया है। सबसे पहली क्लासिफिकेशन जो है ये अकॉर्डिंग टू कॉज ऑफ यूरेथ्रल स्ट्रक्चर। यूरेथ्रल स्ट्रक्चर को हम यूरेथ्रल नैरोइंग भी समझ सकते हैं या यूरेथ्रा का तंग हो जाना किसी भी वजह से। अब ये कंजेनाइटल हो सकता है या किसी ट्रॉमा के नतीजे में, या फिर पोस्ट इंस्ट्रूमेंटेशन, यानी अगर डायलिटेशन या यूरेथ्रल कैथेटराइजेशन किया गया हो तो उसके नतीजे में कोई ट्रॉमा हुआ हो और ट्रॉमा के बाद वहाँ फाइब्रोसिस हो गई हो जिसकी वजह से यूरेथ्रा नैरो हो गया हो, तो ये पोस्ट इंस्ट्रूमेंटेशन टाइप कहलाएगी। इसी तरह से पोस्ट ऑपरेटिव हो सकता है, जैसे अगर कोई प्रोसीजर पेनाइल यूरेथ्रा में किया गया हो या पेनाइल रीजन में कोई ऑपरेशन किया गया हो, उसके बाद फाइब्रोसिस और हीलिंग के नतीजे में नैरोइंग हो जाए, या फिर ड्यूरिंग प्रोसीजर कुछ ऐसा हो जाए जिसकी वजह से यूरेथ्रा नैरो हो जाए, या फिर इन्फ्लामेटरी हो सकता है। इन्फ्लामेटरी में ये है कि पहले वहाँ इन्फ्लामेटरी कंडीशन होगी, हीलिंग और ग्रैनुलेशन होने के बाद, फाइब्रोसिस, एपिथेलियलाइजेशन, ये सारी चीज़ें होने के बाद कभी कभी यूरेथ्रा जो है वो नैरो हो जाता है। सेकंड क्लासिफिकेशन को जो की गई है वो कौन सा पार्ट इन्वॉल्व है यूरेथ्रा का, उस बेसिस पे किया गया है, जैसे कि अगर प्रॉक्सिमल पार्ट है या फिर डिस्टल पार्ट इन्वॉल्व हुआ है। थर्ड क्लासिफिकेशन की गई है परमिएबल और इम्परमिएबल। इसमें यूरिन जो है वो पास हो रहा है या नहीं पास हो रहा यूरेथ्रा से, यानी ऐसा स्ट्रक्चर तो नहीं है जिसकी वजह से पूरा ल्यूमेन ब्लॉक हो गया हो और यूरिन बिल्कुल भी वहाँ से निकल नहीं पा रहा हो, तो ये कंडीशन कहलाएगी इम्परमिएबल यूरेथ्रल स्ट्रक्चर। फोर्थ क्लासिफिकेशन है पासेबल और इम्पासेबल। ये यूरेथ्रल डायलेटर के लिए बोला गया है कि ऐसा यूरेथ्रल स्ट्रक्चर तो नहीं है जिसमें से यूरेथ्रा डायलेटर बूगीज़ जो है वो पास हो सकती हैं या नहीं पास हो सकती। ये दो तरीके से डिवाइड किया गया है। इसी तरह से नंबर के अकॉर्डिंग अगर स्ट्रक्चर एक है तो वो सिंगल यूरेथ्रल स्ट्रक्चर कहलाएगा। इसी तरह से अगर मोर देन 2 है तो ये कहलाएगा मल्टीपल इन नंबर। अब फिफ्थ क्लासिफिकेशन की गई है कि यूरेथ्रा का कौन सा पार्ट, रूफ या फ्लोर, क्या इन्वॉल्व है। अगर रूफ इन्वॉल्व है तो ये इसकी कंडीशन कैसी होगी, और फ्लोर इन्वॉल्व है तो इससे क्या होगा, ये दोनों में कुछ डिफरेंस आएगा। अब क्लिनिकल फीचर्स क्या हैं, पुअर यूरिनरी स्ट्रीम की कंप्लेन करेगा पेशेंट। इसके अलावा फॉर्किंग या स्प्रेइंग ऑफ स्ट्रीम, मतलब जो यूरिन जब वो पेशेंट पास करेगा तो फव्वारे की तरह, या फिर उसमें 2 स्ट्रीम मिल सकती है, या फिर बहुत ही वीक कमज़ोर स्ट्रीम होगी, फ्लो जो होगा, या फिर इनकम्प्लीट एम्प्टिंग, मतलब पेशेंट यूरिनेशन के बाद, पेशाब पास करने के बाद भी पेशेंट को फील होगा, उसे पेशाब की हाजत महसूस होगी, या फिर फीलिंग ऑफ यूरिनेशन, उसे फील होगा कि मुझे फिर से यूरिन पास करना चाहिए, आई एम नॉट कम्प्लीटली एम्प्टी, या ब्लैडर इज़ नॉट कम्प्लीटली एम्प्टी। फ्रीक्वेंसी, क्योंकि स्ट्रक्चर की वजह से थोड़ा थोड़ा यूरिन पास होगा, इसलिए पेशेंट बार बार यूरिन को पास करेगा, तो इसी तरह फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। कभी कभी अगर इन्फ्लामेटरी कंडीशन की वजह से है तो इसमें डिसयूरिया मिल सकता है, मतलब पेन होगा ड्यूरिंग एक्ट ऑफ यूरिनेशन, पेशाब करने के वक्त पेशेंट को दर्द महसूस होगा, ये कंडीशन कहलाती है डिसयूरिया। रिटेंशन विद ऑफन ओवरफ्लो, कभी कभी हो सकता है कि पेशेंट को रिटेंशन हो, ज़्यादातर जो है वो रिटेंशन होता है, लेकिन कभी कभी ओवरफ्लो भी हो सकता है। इसी तरह से पेनफुल मैक्चुरेशन जो हमने पढ़ लिया था डिसयूरिया,
और बर्निंग मिक्चुरेशन भी होता है। दीज आर द क्लिनिकल फीचर्स फॉर यूरिनरी स्ट्रक्चर। अब एग्जामिनेशन में पेशेंट क्योंकि ब्लैडर फुल होगा तो इस कंडीशन में सुप्राप्यूबिक टेंडरनेस मिलेगी। जब यूरेथ्रा स्ट्रक्चर होता है तो यूरिन का बैक फ्लो होने लगता है और वो यूरिनरी ब्लैडर में एक्यूमुलेट हो जाता है। इसी तरह से थिकनिंग मिलेगी या बटन लाइक फीलिंग होगी बल्बल यूरेथ्रा में। इन्वेस्टिगेशन में हम क्या कराएंगे, यूरिन माइक्रोस्कोपी एंड कल्चर सेंसिटिविटी कराएंगे, क्योंकि अक्सर यूरिन में पस सेल्स मिलते हैं अगर इन्फ्लामेटरी कंडीशन हो, या फिर ज़्यादा देर तक यूरिन ब्लैडर में जमा रहने से भी वो इन्फेक्ट हो जाता है और उसमें पस सेल्स पाए जाते हैं। इसके अलावा किडनी की कंडीशन देखने के लिए ब्लड यूरिया सीरम क्रिएटिन करेंगे, क्योंकि बैक फ्लो की वजह से यूरिन जो है वो यूरेटर में जमा रहेगा और यूरेटर से फिर वो पेल्विक रीनल पेल्विस में जमा होगा और जिसकी वजह से किडनी पे इफेक्ट हो सकता है इन लॉन्ग टर्म केसेस में। इसके अलावा इंट्रावेनस यूरोग्राफी करेंगे साइट और एक्सटेंट ऑफ यूरेथ्रल स्ट्रक्चर को जानने के लिए। इसी तरह से एक्सरे पेल्विस करेंगे अदर कंडीशन को जानने के लिए। और असेंडिंग यूरेथ्रोग्राम ये डायग्नोस्टिक है, इसमें डालते हैं फ्रॉम यूरेथ्रल मियाटस और उसके बाद एक्सरे लेते हैं। यूरेथ्रोस्कोपी करेंगे, लेकिन यूरेथ्रोस्कोपी आमतौर पे अगर यूरेथ्रल स्ट्रक्चर इतना ज़्यादा है कि वो इम्पॉसिबल है तो हम यूरेथ्रोस्कोप को पास नहीं कर सकते। यूरोडायनामिक स्टडीज़ भी की जा सकती है। इसका ट्रीटमेंट है इंटरमिटेंट डायलिटेशन किया जाए या फिर विजुअल इंटरनल सिस्टोस्कोपिक यूरेथ्रोटोमी की जाए या स्ट्रक्चरोटोमी, यानी यूरेथ्रा को कट किया जाए या स्ट्रक्चर को कट कर दिया जाए, या फिर एक्सटर्नल यूरेथ्रोटोमी करते हैं और इसके बाद यूरेथ्रोप्लास्टी। दीज आर द 4 ट्रीटमेंट फॉर यूरेथ्रल स्ट्रक्चर। अब इंटरमिटेंट डायलिटेशन किस तरह किया जाता है, इसको ओटी में करेंगे अंडर फुल असेप्टिक प्रिकॉशन। अगर हम फुल असेप्टिक प्रिकॉशन नहीं लेते हैं तो उसमें सिस्टाइटिस और यूरेथ्राइटिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इनिशियली विथ थिन डायलेटर्स, देन ग्रेजुअली विथ थिकर डायलेटर्स ऑफ साइज। शुरुआत में हम थिन डायलेटर का इस्तेमाल करते हैं और धीरे धीरे ग्रेजुअली हम डायलेटर की साइज़ को बढ़ाते जाएंगे। और फोर्सिबल और ओवर डायलिटेशन नहीं करना है। पहले हम हफ्ते में 1 बार करते हैं, ये चीज़ हम 1 मंथ करते हैं, यानी 1 महीने में 4 बार। उसके बाद 1 मंथ, वंस इन अ मंथ फॉर 1 ईयर, यानी 12 मरतबा, 1 साल में 12 मरतबा। उसके बाद वंस अ ईयर ऑन ईच बर्थडे, मतलब हर साल 1-1 बार करना होता है। डायलेटर्स की टाइप्स हैं लिस्टर्स, ऑली ट्यूब टाइप या फिर फिलीफॉर्म और क्लूटन्स। ये 3 किस्म के डायलेटर्स पाए जाते हैं। अब कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं यूरेथ्रल डायलिटेशन के, तो उसमें है अगर हम असेप्टिक प्रिकॉशन नहीं लेंगे तो इन्फेक्शन हो सकता है। अगर फोर्सफुल डायलिटेशन किया गया तो ब्लीडिंग हो सकती है ट्रॉमा के नतीजे में, और फॉल्स पैसेज फॉर्म हो सकता है जिसे हम फिस्टुला भी कह सकते हैं, जहाँ से यूरिन पास होगा। अब देखते हैं विजुअल इंटरनल सिस्टोस्कोपिक यूरेथ्रोटोमी, मतलब हमें यूरेथ्रा को ओपन करना है। टोमी मीन्स टू ओपन, यूरेथ्रा को ओपन करना है सिस्टोस्कोप के ज़रिए। इसमें सिस्टोस्कोप का इस्तेमाल किया जाता है स्ट्रक्चर को विजुअलाइज करने के लिए, और 12 o'clock पर कट करते हैं जब तक कि ब्लीडिंग ना हो जाए। ब्लीडिंग हो गई इसका मतलब जो फाइब्रस पार्ट है वो कट गया है और नॉर्मल फ्लैशी टिश्यूज़ जो है वो एक्सपोज हो गए हैं। इसके बाद फॉलिस कैथेटर को पास करते हैं और उसको 48 आवर तक इन सिटू रहने देते हैं। अब देखते हैं एक्सटर्नल यूरेथ्रोटोमी। इसमें इसको ओपन मेथड के ज़रिए करते हैं।
और इसका इस्तेमाल यूरेथ्रोप्लास्टी में फर्स्ट स्टेज या इनिशियल स्टेज में किया जाता है यूरेथ्रोप्लास्टी के। अब देखते हैं यूरेथ्रोप्लास्टी, जिसे जॉनसन्स नामी सर्जन ने बताया था, इसलिए जॉनसन्स यूरेथ्रोप्लास्टी भी कहलाता है। एक्सीजन ऑफ स्ट्रक्चर विथ प्री कंस्ट्रक्शन ऑफ यूरेथ्रा यूजिंग प्रीप्यूजियल और स्क्रोटल स्किन। पहले स्ट्रक्चर को रिमूव करते हैं और यूरेथ्रा का रिकंस्ट्रक्शन करते हैं, जिसके लिए प्रीप्यूजियल या स्क्रोटल स्किन का इस्तेमाल किया जाता है। अब कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं ड्यूरिंग यूरेथ्रोप्लास्टी, जैसे ये स्टेज प्रोसीजर है, प्रोलॉन्ग्ड हॉस्पिटल स्टे की ज़रूरत होती है, क्योंकि पहले यूरेथ्रोटोमी की जाती है, उसके बाद यूरेथ्रोप्लास्टी की जाती है। इसमें इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं, नेक्रोसिस हो सकती है, जो स्किन फ्लैप है उसकी, लीकेज हो सकता है यूरिन का, या फिर फिस्टुला फॉर्मेशन हो सकता है, या दोबारा रीस्टेनोसिस भी हो सकती है। दीज आर द कॉम्प्लिकेशंस और प्रॉब्लम्स इन यूरेथ्रोप्लास्टी।